ये कि जिस तरह से आप बता दें कि बिहार में देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो गया है। झारखंड की क्या स्थिति है, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि झारखंड भी बदलाव की ओर है, लेकिन बीच बीच में 2 बार ये कांड हो चुका, कभी सब्जी वाले तो कभी अभी अब सरकार के ही विधायक पर एलिगेशन है कि वो सरकार गिराने का प्रयास कर रहा है। लग तो रहा है कि यहाँ भी सरकार की स्थिति सही नहीं है। ये जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ, डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, तो बेहतर मुख्यमंत्री कौन? सबसे शुरू के कार्यकाल में हम लोग बाबूलाल जी का कार्यकाल जो शुरू का देखा वो बहुत बेहतरीन रहा। 5 लाख रोजगार तो इन्होंने कहा था कि पहली बैठक में ही पहली कलम जो चलेगी 5 लाख रोजगार मैं दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं है। ये चुनावी वादा समझिए, एक तरह से ये जुमला था, ख़त्म हो गया। और 32 का खतियान है, अब टेक्निकल है, ये कानूनी अपना विधानसभा में इनका सरकार है, जब चाहे पारित करके ये लागू कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही जानते हों। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव जो है उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग चुनाव कराया जाए। हालांकि इसमें कई ऐसे नगर परिषद क्षेत्र हैं, नगर पंचायत क्षेत्र हैं जो प्रथम बार वहां पे चुनाव होगा। अब सरकार मंथन कर रही है, विचार कर रही है कि अलग अलग चुनाव कराया जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में 4 नगर निगम क्षेत्र हैं और हमसे जुड़े हैं उप महापौर हैं अविनाश कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ पूरे 4 नगर निगम क्षेत्र में। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस 4 नगर निगम क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है तो आगे का क्या इनका मैनिफेस्टो होगा, इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे। होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, और जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कुछ पॉलिटिकल में अंतिम सवाल होगा झारखंड की क्या स्थिति है, इस पे आपका क्या मत है, अंतिम सवाल इनसे किया जाएगा। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद जी। बताइए कि जब से नगर निगम का गठन हुआ और पहला नगर निगम जो है 4 नगर निगम क्षेत्र का जो है गठन हुआ है, पहले आप उप महापौर हैं और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तो अगर बात कहें कि पूरे नगर निगम 4 नगर निगम क्षेत्र है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? 2015 में ये नगर परिषद से नगर निगम बना। 15 में मैं पहले वार्ड पार्षद बना। वार्ड पार्षदों ने मुझे चुनकर डिप्टी मेयर बनाया, अपना नेतृत्व दिया पार्षदों ने और मैं डिप्टी मेयर बना। निगम की सबसे बड़ी उपलब्धि इन 5 सालों में जो हम लोग के कार्यकाल में रही, ये मोदी जी का जो घर था हर गरीब का। पहले घर आता था कि जो एक गरीब लोगों में सिर्फ कुछ वर्ग को ही मिलता था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आप गरीब हैं, कि एफिडेविट दीजिए, आपको हम घर देंगे। मतलब स्लम फ्री सिटी का जो सपना था वो सबसे अचीवमेंट था। जो आदमी घर नहीं बना सकता था, करीब 5 सालों में 7,000 बनकर रेडी हो गया और अभी बन ही रहे हैं। करीब 10,000 से 12,000 आवास, जिनका अपना ज़मीन था लेकिन लाभुक भाड़े पर रह रहे थे, किसी तरह ज़मीन लिए थे, ठेले वाले, गुपचुप वाले, खुपचे वाले, उन लोगों का घर बना। ये सबसे बड़ा 4 नगर निगम का अचीवमेंट है कि झोपड़ी कुछ था वो तोड़कर पक्का मकान बना। ये सब 5 वर्षों में बना जी। ये 5 वर्षों में बहुत बड़ी अचीवमेंट है निगम के लिए, मैं मानूंगा। सड़क बनती है, आती है, टूटती है, लेकिन घर एक गरीब का 10,000 परिवारों का अगर निगम क्षेत्र में घर बनता है, 10,000 घर यानी कि 40,000 बच्चे बूढ़े मिला के 40 से 50,000 आदमी इससे इफेक्टिव लाभान्वित हुए हैं हमारे निगम में। ये सबसे बड़ी योजना की पहुँचे लोगों तक, इतने लोगों तक। राशन कितना बना? राशन कार्ड भी करीब 10 से 12,000 उस समय PH कार्ड बना, ये भी, और उसके साथ आयुष्मान से उसको जोड़ा गया, ये भी एक अचीवमेंट है। शौचालय वही 12,000 के करीब शौचालय बना।
जी। क्या पेंशन कितने लोगों को बना हुआ करीब करीब? पेंशन करीब करीब वही 1000 आदमी के लमसम में पेंशन बना है। जी। कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में जो लाभुक मतलब एक तो सभी जितना पीएच धारी थे उनको डबल मोदी जी ने डबल अनाज दे दिया। वैसे जो गरीब थे, जो कार्ड से वंचित थे जैसे लोग, उन लोगों को जो आया उनको राशन, चावल, दाल जहाँ तक संभव हो सका हम लोगों ने, सभी ने निगम में क्षेत्र में जितने जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने स्तर से सभी ने किया, हमने भी वही किया। ये कि इन जब से नगर परिषद के बाद नगर निगम का गठन हुआ तो इन 5 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, अलग होने के बाद जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हुआ, नगर निगम क्षेत्र हुआ, तो आपके नज़र में सबसे बेहतर और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? सबसे बेहतर अगर माना जाए तो पब्लिक हित में अमृत पार्क, जो 5 अमृत पार्क बने हैं वो सबसे बेहतरीन बने हैं, क्योंकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए वो फ़ायदेमंद है। हरियाली चाहिए, शहरों में ईंट कंक्रीटों का मकान का ढेर लगता जा रहा है, लेकिन हरियाली ख़त्म हो जा रहा है। बच्चे लोग भी जा रहे हैं आज के डेट में, पार्क में घूम रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक सुकून मिलता है लोगों के लिए। तो ये 5 क्षेत्र में बना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानूंगा कि ये पार्क है कि हम लोग रहें ना रहें, आगे कल को कोई आए, ये पार्क आपके नाम को लोग याद करेंगे कि इनके कार्यकाल में थे, ये उप महापौर थे या उनके कार्यकाल में ये सब अचीवमेंट हुआ। जी, हम लोग का सौभाग्य है कि ये सरकार ने, ये नहीं कहूँगा कि हम लोग का, सरकार ने फंड दिया, हम लोगों ने जगह चिन्हित करके उसे बनाने का कार्य किया, ये हम लोगों का सौभाग्य रहा। देखिए, योजना तो बनाना आप ही का काम है और आपने योजना बनाया और उस पर सरकार ने अपना पैसा लगाया, फंड किया, तो अचीवमेंट तो नाम तो लोग आपका ही लेंगे। बहरहाल ये बताइए कि इस पूरे नगर निगम क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या? सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम का है, व्यवस्था है, ये सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है। बीच में नगर निगम के द्वारा टैक्सी स्टैंड का टेंडर भी निकाला गया था कि जो पार्किंग अवैध जहाँ तहाँ रोड पे लोग लगा देते हैं, दुकान के आगे फर्नीचर निकाल के लगा दे रहे हैं, ये नहीं सुधर पा रहा, जिसके चलते लोग चास का बाईपास, पहले पुराना बाजार जिसे कहते हैं वो था, फिर बाईपास बना, बाईपास के बाद 4 लेन का एक बाईपास बन गया और उसके बाद भी जाम की समस्या चास में नहीं खत्म हो पा रही है। इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो मतलब समस्या बना हुआ ट्रैफिक। जी जी, जाम की समस्या अभी भी बनी हुई है, लोग रोड पे गाड़ी लगा दे रहे हैं, वो उसको मैनेजमेंट व्यवस्थित करना बहुत अनिवार्य है। नहीं तो चास इतना डेवलप होने के बाद भी 2 किलोमीटर जाने में 20 मिनट क्रॉस करने में लगता है, ये सही नहीं है। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह अगर आपके ऊपर लगातार बरकरार रहता है, जो आपने उप महापौर के रूप में काम किया, तो आगे की क्या रणनीति है? क्या इस बार आप अगर जनता पार्षद के रूप में चयनित कर लेता है और आप दोबारा से वार्ड उपाध्यक्ष ये उप महापौर बनते हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या कुछ आपने सोच रखा है कि जो पिछले बार में जो मैंने काम किया, आगे का आपका क्या योजना है? पहली बात तो महापौर का जो सीट है वो महिला कर दिया है, अगर जनरल हो पाएगा तो मैं लड़ूंगा महापौर में, नहीं तो महिला सीट पर मैं दावेदारी मेरी नहीं है। और रहा उप महापौर के लिए, अगर वार्ड पार्षद होते हैं और फिर पार्षद लोग अगर उप महापौर बनाते हैं तो है सबसे पहले जाम की समस्या। चास निगम क्षेत्र में घर बन रहे हैं, नक्शा पास होकर बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नक्शा का वायलेशन करके सड़क, नाली है, नाली से सड़क से अपने ज़मीन से बाहर लोग 2 फीट पीछे नहीं आकर बल्कि सड़क पर ही 2 फीट और आगे चले जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत बढ़िया रोड होते हुए भी, चौड़ीकरण होते हुए भी वो संकीर्ण हो जा रहा है और वो एक तरह से बोलिए दुर्भाग्य है। इस पर अमल किया जाएगा सख्ती से कि जो नक्शा पास हो, घर सड़क पर लोग अपना गाड़ी उतारने सीढ़ी जो बनाते हैं वो अपने ज़मीन में पीछे से आकर बनाएं और रोड पर निकालें, रोड का अतिक्रमण ना हो। स्मार्ट सिटी के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, क्या कुछ आपने सोच रखा है? स्मार्ट सिटी में का परिकल्पना है जो उसमें रोड की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। आज के डेट में चास निगम क्षेत्र में जहाँ भी NH है, NH पे गाड़ियाँ लगी रहती हैं, तो ट्रांसपोर्ट का लिए जगह नहीं है, उसको चिन्हित करके पहले ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए कि गाड़ियाँ वहाँ लगे, लोग जाम से फ्री रहें। बिजली की समस्या जो ओवरहेड तार है उसे अंडरग्राउंड कैसे किया जाए, हो जाए कि मतलब शहर मतलब सुंदर लगे, और ये शॉर्ट सर्किट, बिजली जब न तब तार गिरना, लोगों की जान की माल की क्षति होना, इस सब से लोग बचें। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, अभी ड्रेनेज सिस्टम भी एक समस्या है, पूर्ण रूपेण चास का ड्रेनेज सिस्टम सही ढंग से नहीं हो पाया है, ड्रेनेज सिस्टम पर काम करना बहुत ज़रूरी है आगे।
बताइए कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, अचानक से इतना जो होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, क्या मांग करते हैं सरकार? सरकार से आग्रह रहेगा कि अगर होल्डिंग टैक्स पर कम करने पर अगर विचार करें और कम हो जाए, ये बहुत आभार सरकार का और जनता के लिए मतलब सौभाग्य होगी कि ये हुआ कि कोरोना काल के वजह से जो है उससे लोग उबर नहीं पाए हैं और इस से होल्डिंग टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है, तो लोग और ज़्यादा परेशान हो। जी, होल्डिंग टैक्स 15% बना। पहले था कि जो आपका होल्डिंग टैक्स आता है उसमें 20% का रिवेट रहता था, जो कारपेट एरिया का लेता था, दीवार को माफ़ किया जाता था, उसे भी अब ख़त्म कर दिया गया। तो होल्डिंग टैक्स करीब करीब 35% के लमसम में अप्रॉक्स बढ़ गया है, जो कि आम लोगों पर कोरोना काल के बाद, चास एक छोटा शहर है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल लोग नहीं हैं, 80% मध्यम वर्ग के लोग हैं और नीचे तबके के लोग हैं। तो सभी को दिक्कत इससे तो हो रही है, रोकर ही लोग दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी में भाई सरकार का पैसा है, वो ब्याज जोड़ेंगे तो दे रहे हैं, रोकर भी लेकिन दे रहे हैं। ये बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, वो लोग बनते हैं चाहे साल भर के लिए बने, 5 साल के लिए बने, या जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के लिए उनको अलग अलग सुविधा मिलता है, और चाहे वो मुखिया हो, मेयर हो, उप मेयर हो, पार्षद हो, केवल मानदेय मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है। अगर क्या मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह होगा कि जो जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि बोलिए, पंचायत स्तर हो, निगम स्तर हो, त्रिस्तरीय बनते हैं, वो भी उन्हीं के इक्विवेलेंट हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, अपना बोर्ड होता है, यहाँ से योजना चयनित होता है। तो जिस तरह MP MLA के लिए होता है, उसी तरह जनप्रतिनिधि नीचे स्तर के जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी सरकार ध्यान दे और उन पर भी अपना कुछ विचार करे। जो सुविधा है, कम से कम पेंशन का सुविधा हो, स्वास्थ्य लाभ वगैरह जो है, वो सब का तो सुविधा होना चाहिए। जी जरूर, मिलना चाहिए जनप्रतिनिधियों को भी। बताइए कि जिस तरह से आप बता दें कि बिहार में देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो गया है, झारखंड की क्या स्थिति है, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कि झारखंड भी बदलाव की ओर है, लेकिन बीच बीच में 2 बार ये कांड हो चुका, कभी सब्जी वाले तो कभी अभी अब सरकार के ही विधायक पर एलिगेशन है कि वो सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे। तो लग तो रहा है कि यहाँ भी सरकार की स्थिति सही नहीं है, उम्मीद तो है। ये जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ, डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, तो बेहतर मुख्यमंत्री को? सबसे शुरू के कार्यकाल में हम लोग बाबूलाल जी का कार्यकाल जो शुरू का देखा वो बहुत बेहतरीन रहा, अर्जुन मुंडा जी भी रहे। अभी झारखंड की जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार दें। इसके अलावा जो 1932 खतियान को लेकर इन्होंने कहा था कि मैं जैसी सरकार में आऊँगा लागू करूँगा, लागू तो हुआ नहीं। रोजगार की बातें इन्होंने कहा था, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं? ये 5 लाख रोजगार तो इन्होंने कहा था कि पहली बैठक में ही पहली कलम जो चलेगी 5 लाख रोजगार मैं दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं है। ये चुनावी वादा समझिए, एक तरह से ये जुमला था, ख़त्म हो गया। और 32 खतियान है, अब टेक्निकल है, ये कानूनी अपना विधानसभा में इनका सरकार है, जब चाहे पारित करके ये लागू कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही जानते हैं। बताइए कि अग्निवीर जो योजना जो है, क्या ये सही है? उसमें एक जाति का जो कॉलम दिया गया है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब इस पर विशेष तो कुछ नहीं कर सकते, जाति कॉलम क्यों दिया गया है कि किस, अब पहले भी होता था, जाट रेजिमेंट होता था, राजपूत रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट, तो आज विपक्ष सभी लोग अपने अपने तरह से देख रहे हैं। तो पहले भी जाट रेजिमेंट नहीं होना चाहिए था, गोरखा रेजिमेंट जो होता था प्रॉपर बनाया जाता था, राजपूत रेजिमेंट था, सभी का था अपना। तो इस समय पहले भी था, पहले इस पर तक कभी कोई किसी तरह का विवाद नहीं आया। अगर कॉलम है तो अच्छा है कि मतलब जानकारी रहे कि OBC को हम कितना नौकरी दिए। उम्र सीमा ये 4 साल के लिए, देखिए 4 साल के लिए दिया गया है, उसमें से 25% सरकार अब देख रही है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा युवा, अब एक मोदी जी ने पिछले 8 साल से कौशल विकास चला के रखा है, ट्रेनिंग, कि युवाओं को, युवतियों को ट्रेनिंग दें और उनको एक रोजगार मिले। मेरा अगर मंतव्य मानिए, मेरा व्यू है कि सरकार का ये सोच एक तरह से वही है कि जो हम 75% लोगों को जो 4 साल के बाद दे रहे हैं, कौशल विकास के समझिए एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल के स्थिति में, युद्ध की स्थिति में जब जरूरत पड़े देश को, तो आज चाइना से हो या किसी से भी हो,
तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रेंड रहेंगे तो उस समय हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम फिर वापस ले सकते हैं और युद्ध में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारी शक्ति बढ़ेगी। ये विदेशों में बहुत सारे कंट्रियों के पास है, कोई 5 साल है, कोई 4 साल है, सभी नेसेस कुछ देशों में तो नॉर्थ कोरिया वगैरह में कंपलसरी है कि हर कोई को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है, सारे हथियार चलाने के सब कुछ का 6 महीने या साल भर का है। तो सरकार ने ये किया है, बढ़िया कदम है कि और आप कौशल विकास करके समझिए, अग्निवीर की नौकरी ने कौशल विकास की ट्रेनिंग आप 4 साल कर रहे हैं और 20 से 25 लाख रुपए लेके आते हैं। आप कहीं भी बढ़िया काम धंधा, आज बैंक में जाइए तो आपके पास अगर ज़मीन मॉर्गेज नहीं कीजिएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में तो आपके पास एक अपना रहेगा एक अलग सम्मान कि हम 4 साल आर्मी का सेवा करके आए हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर सरकार उन्हें लेगी और 25% को कंटिन्यू कर रही है। सारे इन्वेस्टर जो लोग आज करते हैं उड़ता हाथी, उनका जो एक जुमला चल रहा है अभी लोगों का, उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री आज बोकारो में देख रहे 2-2 हॉस्पिटल 3-3 हॉस्पिटल बन रहा है। उसी मोमेंटम झारखंड के तर्ज पर बन रहा है। बहुत सारे MOU हुए, अब सरकार ज़मीन अधिग्रहण करके दे तो बहुत सारे इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग, एक हॉस्पिटल भी अगर छोटा मोटा कोई कंपनी का हॉस्पिटल भी आता है करीब 200-300 लोगों को वो रोज़गार देता है और प्लस उस सिटी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज लोग बीमार होते हैं तो रांची के वेदांता जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ बन रहा है अभी 2-3 हॉस्पिटल, तो ये अचीवमेंट है जी। बताइए कि मतलब चुनाव जो है आप लोग का समय ख़त्म हो चुका है, 2020 में आप लोग का कार्यकाल ख़त्म हुआ, लेकिन सरकार इस पे विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए। क्या कहते हैं इसके बारे? अब तो ये हमसे ज़्यादा जनता बोलेगी कि चुनाव तुरंत होना चाहिए कि लेट से होना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग चाहेंगे जितना जल्दी चुनाव हो। आप लोग चुनाव के लिए तैयार? हम लोग तैयार हैं एनी टाइम। जब एक बार आप राजनीति क्षेत्र में आ गए, समाज में आ गए, तो आप बैक नहीं हो सकते हैं। वो आप रहे या ना रहे, वो मोड में ही एनी टाइम 365 दिन लोग रहते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर जवाब जनता देगी कि चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और चुनाव नहीं होने से सबसे ज़्यादा मान लीजिए हम लोग 35 पार्षद, एक मेयर, 36 आदमी हुए डिप्टी मेयर सब मिलाकर, ये इफेक्टिव है। लेकिन आज की जो व्यवस्था चरमरा गई है सभी तरह से, सफाई हो, आवास योजना हो, आज जिन आवास जिनका बन रहा हो, पहले था कि जनप्रतिनिधि की उनकी एक जिम्मेवारी थे, लोग वोट दिए थे, बोलते थे हमारा पैसा नहीं आया, तो वो जाके वहाँ लड़ते थे कि इनका पैसा क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन आज कोई बोलने वाला नहीं है, फाइलें दब जाती हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किस्त जाने में जो कि 15 दिन में जाना चाहिए था, 2 महीने 3 महीने, अभी भी हम लोग जाते हैं जब एक स्पेशली जाना पड़ता है फिर कि भाई देखिए इनका पैसा क्यों नहीं जा रहा। तो सिस्टम पूरी तरह से बोलिए एक तरह से कोलैप्स है। सफाई व्यवस्था, अगर बारिश हो रही थी कल, ये हल्का मानसून था, प्योर बारिश नहीं आई थी बरसात की, सड़क की नालियों की हाल देखते अगर क्या कंडीशन था। बताइए कि झारखंड कहीं आती हैं, राष्ट्रपति चयनित हुई द्रौपदी मुर्मू, कैसा लग रहा है आपको? ये गर्व की बात है कि हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा की हमारी राज्यपाल भी रही हैं, राष्ट्रपति बनी, तो सौभाग्य की बात है। क्या कर निष्पक्ष होकर काम करें, देश हित में जो रहे, क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। तो निष्पक्ष होकर जो काम करें, बस यही। आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड जो है उप महापौर हैं अविनाश कुमार जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है इस चास नगर निगम क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जब किए गए, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, और पॉलिटिकल सवाल हुआ कि जिस तरह से बिहार में परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, झारखंड की क्या स्थिति है, इस पर इन्होंने अपना स्पष्ट और बेबाक रूप से अपने जो मैंने सवाल किया उनका जवाब देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आभार। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।